मूवी की शुरुआत माइक टायसन नाम के खतरनाक बॉक्सर को दिखाते हुए होती है जो किसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम माइक के बचपन को देखते हैं जब वो कुछ बदमाश लड़कों के ग्रुप में शामिल हो जाता है। फिर एक दिन वो लड़के जो माइक के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे वो माइक को फोर्स करते हैं कि वो पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़कों को जान से मार दे। ये सुनकर के माइक भी फॉर्म में आ जाता है और उन लड़कों के सामने जाकर के उन पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है, लेकिन खुशकिस्मती से किसी भी लड़के को गोली नहीं लगती। तभी माइक अपने दोस्तों को देखता है जो उसे अकेला छोड़कर के भाग रहे थे। ये देखकर के वो भी यहाँ से 9-2-11 हो जाता है, लेकिन माइक सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता। ये तो अभी उसके क्राइम करने की शुरुआत थी। इसी तरह से वो अपने बचपन में ही एक के बाद एक करके बहुत सारे क्राइम कर देता है, यहाँ तक कि 13 साल की उम्र तक आते आते वो 38 बार अरेस्ट हो चुका था। फिर इसी तरह से लगातार क्राइम करने की वजह से एक दिन उसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया था। दरअसल इस सेंटर में क्राइम करने वाले बच्चों को सुधारा जाता था ताकि वो यहाँ से जाने के बाद वापस से क्राइम ना करे और अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। इसी सेंटर में बॉबी नाम का एक खतरनाक बॉक्सर भी था जो इन बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दिया करता था। जब बॉबी माइक को ट्रेनिंग देते हुए उसके बॉक्सिंग टैलेंट को देखता है तो फैसला करता है कि वो उसे प्रोफेशनल तरीके से बॉक्सिंग सिखाएगा। अब ऐसे ही बॉबी माइक को कई महीनों तक ट्रेनिंग देता है जिससे माइक एक खतरनाक बॉक्सर बन जाता है। फिर एक दिन वो माइक को न्यूयॉर्क के बॉक्सिंग क्लब में ले जाकर के कस से मिलवाता है। दरअसल कस बॉक्सिंग का एक बहुत ही बड़ा और फेमस ट्रेनर था। जब वो माइक की फाइट एक बॉक्सर से करवाता है तो माइक के बॉक्सिंग टैलेंट को देखकर के इम्प्रेस हो जाता है। ये देखकर के वो माइक को अपने पास रखने का फैसला करता है और उसे अपने घर ले जाता है। दरअसल कस अपने फेवरेट फाइटर को घर पर रख कर के ट्रेनिंग दिया करता था और अब से माइक भी उसका फेवरेट बन चुका था। घर आने के बाद कस माइक को अपनी वाइफ कैमिली से मिलवाता है, जिसे देखकर के कैमिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब कस माइक को प्रोफेशनल बॉक्सर बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है। फिर एक दिन माइक जब ट्रेनिंग कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। ये खबर मिलते ही वो फैसला करता है कि वो अपनी माँ के फ्यूनरल में जाएगा। अब माइक अपने शहर ब्रुकलिन जाने के लिए रवाना हो जाता है। माइक की उम्र अभी सिर्फ 16 साल की थी और उसे अपनी माँ की मौत का भी बहुत ज्यादा सदमा लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो ब्रुकलिन में ज्यादा दिन तक नहीं रुकता और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए वापस न्यूयॉर्क आ जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। माइक को इस तरह से दुखी और सदमे में देखकर के कस उसके पास आता है और उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर वो माइक को एक गोल्ड पिन भी देता है जो कस को लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली ने दी थी। इस पिन को देखकर के माइक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बचपन से ही मोहम्मद अली को बहुत पसंद करता था और उनका बहुत बड़ा फैन था। अब कश के काफी समझाने के बाद माइक फिर से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना शुरू कर देता है। अब यहाँ से कहानी आगे चलकर के सन 1982 में पहुँचती है जहाँ पर माइक जूनियर ओलंपिक में पहली बार किसी बॉक्सर से फाइट करने वाला था। अब जैसे ही फाइट शुरू होती है तो पहले राउंड में ही माइक उस फाइटर की माँ बहन एक कर देता है और सिर्फ 8 सेकंड में ही उसे ढेर करके इस फाइट को जीत जाता है। माइक की फाइट को देख करके सभी लोग हैरान हो गए थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि माइक ने सिर्फ 8 सेकंड में खतरनाक बॉक्सर की ऐसी की तैसी कर दी। इसी दौरान हमें पता चलता है कि कस माइक को अडॉप्ट करना चाहता है। जब वो ये बात अपनी वाइफ कैमिली को बताता है तो वो भी ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे भी माइक से लगाव हो चुका था और वो भी यही चाहती थी कि माइक बेटा बनकर के अब हमेशा हमारे साथ रहे। अब फाइट जीतने के बाद जैसे ही माइक न्यूयॉर्क पहुंचता है तब कस उसे बताता है कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर के माइक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो भी अपनी खुद की एक फैमिली चाहता था। फिर अगले दिन कश माइक को जिमी और बिल नाम के 2 बॉक्सिंग मैनेजर से मिलवाता है और माइक से कहता है कि जिमी और बिल तुम्हारे फ्यूचर को बेहतर बनाने में सपोर्ट करेंगे। फिर कहानी कुछ टाइम बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर हम माइक को देखते हैं जो बुरी आदतों में पड़ चुका था और इसी वजह से वो अपनी ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा था। उसकी इन आदतों को देख कर के टेडी नाम का एक बॉक्सर कस से बात करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि कश माइक से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो माइक के बारे में कुछ भी गलत बातें सुनना पसंद नहीं करता था। तभी हम टेडी की सिस्टर को देखते हैं जो यहाँ आकर के उसे बताती है कि कल रात माइक ने उसे छेड़ने की कोशिश की थी। ये सुनकर के टेडी का दिमाग खराब हो जाता है और वो रास्ते में माइक को पकड़ कर के उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि साले काली, आज के बाद अगर मेरी बहन को छेड़ा तो तेरे पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट लगा कर के तुझे लॉन्च कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर माइक उससे डरने की बजाय स्माइल करने लगता
है। ये देखकर के टेडी का दिमाग खराब हो जाता है और वो माइक को डराने के लिए हवा में फायर कर देता है। इसके बाद टेडी कश के फाइट क्लब को छोड़ कर के चला जाता है। इसके बाद कश माइक के लिए केविन नाम के एक नए ट्रेनर को हायर करता है। अब केविन माइक को ट्रेनिंग देते हुए उसे अगले मैच के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। अब माइक का नाम आयरन माइक टायसन पड़ चुका था, क्योंकि वो सामने वाले फाइटर को पहले राउंड में ही हरा दिया करता था और इसी वजह से लोगों ने उसे आयरन का नाम दे दिया था। अब धीरे धीरे करके माइक पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। इसी बीच कश की तबीयत खराब होने लगती है और कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। इससे माइक एक बार फिर से अकेला हो चुका था, क्योंकि अब उसे हिम्मत दिलाने वाला भी कोई नहीं था। तभी जिमी माइक के पास आता है और उसका मैनेजर बनकर के सब कुछ संभालने का फैसला करता है। यहाँ पर जिमी माइक से कहता है कि आज से तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे और मेरी परमिशन के बगैर कहीं भी नहीं जाओगे। अब यहाँ से कहानी सन 1986 में जाती है, जहाँ पर हम माइक को देखते हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा था। यहाँ पर माइक की फाइटिंग ट्राइवर नाम के एक फाइटर से हो रही थी। अब जैसे ही फाइट शुरू होती है, माइक ट्राइवर पर भारी पड़ जाता है और कुछ ही सेकंड में उसे हरा कर के इस मैच को जीत जाता है। इस वक्त माइक की उम्र सिर्फ 20 साल की थी और इतनी कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने की वजह से उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम माइक को देखते हैं जो प्रैक्टिस करने की बजाय टीवी पर खूबसूरत मॉडल्स को देख रहा था। तभी उसे रॉबिन नाम की एक खूबसूरत मॉडल दिखाई देती है, जिसे देखते ही उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। अब वो रॉबिन को फोन करके अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन रॉबिन उसे साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद हम माइक की अगली फाइट को देखते हैं, जहाँ पर वो टोनी नाम के एक फाइटर से फाइट कर रहा था। इस फाइट को देखने के लिए रॉबिन भी यहाँ पर आई हुई थी। जब माइक की नजर रॉबिन पर पड़ती है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपनी फाइट पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से टोनी माइक पर भारी पड़ने लग जाता है। तभी केविन देखता है कि माइक अपनी फाइट पर ध्यान देने की बजाय कहीं और देख रहा है। तब केविन माइक को समझाते हुए उसे फाइट पर ध्यान देने के लिए कहता है। ये सुनकर के माइक अपनी फाइट पर ध्यान देते हुए टोनी पर टूट पड़ता है और कुछ ही सेकंड में उसे हरा देता है और इस तरह से माइक इस फाइट को जीत करके अपने हैवीवेट टाइटल को बचा लेता है। इसके बाद वो रॉबिन से मिलता है और उसे अपने घर ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो मीडिया को भी अपने और रॉबिन की रिलेशन के बारे में बता देता है। अब यहाँ से कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम रॉबिन को देखते हैं जो अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसी वजह से माइक ने भी उससे सीक्रेटली शादी कर ली थी। इसी बीच माइक को पता चलता है कि जिमी की डेथ हो गई है। इससे वो फिर से टूट जाता है और सदमे में चला जाता है, क्योंकि कश के बाद सिर्फ जिमी था जिस पर वो भरोसा किया करता था। अब माइक जब जिमी के फ्यूनरल में जाता है तब उसकी मुलाकात डॉन किंग नाम के एक आदमी से होती है। दरअसल डॉन किंग एक बॉक्सिंग प्रमोटर था। वो माइक को ऑफर देते हुए कहता है कि अगर वो उसके लिए फाइट लड़ेगा तो वो एक फाइट का $5 मिलियन देगा। इतने बड़े ऑफर को देख करके किसी के भी मन में लालच आ सकता था, लेकिन माइक इसके लिए साफ मना कर देता है। लेकिन फ्यूनरल के बाद वो डॉन को अपना प्रमोटर बनाने का फैसला कर लेता है। अब इसी चीज को लेकर के डॉन और बिल के बीच में झगड़ा हो जाता है और मीडिया में भी इनके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। तभी रॉबिन भी मीडिया वालों को बताती है कि डॉन और बिल दोनों मिलकर के माइक को चूतिया बना रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि रॉबिन का बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। इससे माइक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी ट्रेनिंग को बंद कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद जब वो क्लब में पहुंचता है तो केविन उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन माइक केविन की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी केविन उसे बताता है कि रॉबिन प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उसने तुमसे शादी करने के लिए एक नाटक किया था। ये सुनकर के माइक को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो क्लब के 2 ट्रेनर को रिंग में बुला करके उनकी धुलाई कर देता है और अपने गुस्से को निकालता है। अब यहाँ से कहानी सन 1988 में पहुँचती है, जहाँ पर माइक की माइकल नाम के खतरनाक फाइटर से सबसे बड़ी फाइट होने वाली थी। यहाँ पर फाइटिंग शुरू होने से पहले बिल को पता चलता है कि माइक ने उसे मैनेजर की पोस्ट से हटाकर के डॉन को नया मैनेजर बना लिया है। इसके बाद जब मैच शुरू होता है तो हर बार की तरह माइक इस मैच को भी जीत जाता है। इस मैच के बाद पता चलता है कि माइक ने केविन के साथ भी अपने रिलेशन खत्म कर लिए हैं और उन ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करता है जिसको डॉन ने हायर किया था। फिर एक दिन माइक और रॉबिन एक मैगजीन के लिए इंटरव्यू देते हैं। तब रॉबिन बताती है कि मेरी जिंदगी जहन्नम बन चुकी है। साथ ही वो माइक के खराब होते हुए दिमाग के बारे में बात करते हुए कहती है कि अगर उसने थेरेपी नहीं ली तो मैं जल्दी ही उसे छोड़ दूंगी। दरअसल माइक भी उसके पास ही बैठा हुआ ये सब कुछ सुन रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रॉबिन उसके बारे में उसी के सामने इस तरीके से बातें कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ डॉन, केविन और बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देखकर के हैरान हो गए थे। इस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद माइक और रॉबिन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि रॉबिन पुलिस को बुला लेती है। पुलिस को देखकर के माइक का दिमाग और भी ज्यादा खराब
हो जाता है और वो उनके सामने ही घर के सामान को तोड़ना शुरू कर देता है। माइक के इतने खतरनाक गुस्से को देखकर के रॉबिन की भी फटने लग जाती है। ये देखकर के रॉबिन और उसकी माँ माइक के घर को छोड़कर के यहाँ से चली जाती है। इसके कुछ घंटे बाद माइक और डॉन रॉबिन को टीवी पर देखते हैं, जो मीडिया में बता रही थी कि माइक एक बहुत बुरा और घटिया इंसान है जो हमेशा मेरे इमोशंस की इंसल्ट किया करता था, और साथ ही वो बताती है कि वो जल्दी ही माइक से डिवोर्स ले लेगी। फिर उसी रात माइक को हम एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां उसके पास आती है और उसके साथ हैंग आउट करने के लिए कहती है। तभी इस क्लब में एक फाइटर आ जाता है जिसे कुछ साल पहले माइक ने बुरी तरीके से हराया था। वो बॉक्सर माइक को गालियां देने लगता है और रॉबिन का नाम लेकर के उसकी इंसल्ट करता है। ये सुनकर के माइक को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो उस बॉक्सर की अच्छी तरह से धुलाई करके अपनी कार में बैठ कर के रफू चक्कर हो जाता है। अब यहाँ से कहानी 1990 में पहुँचती है, जहाँ पर टोक्यो सिटी में माइक का बस्तर नाम के एक फाइटर से फाइट होनी थी, लेकिन माइक अपनी जिंदगी में हो रही प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में रहता था और वो अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। अब जब मैच शुरू होता है तो बस्टर माइक पर भारी पड़ने लग जाता है। वो माइक की अच्छी तरह से धुलाई करना शुरू कर देता है, लेकिन माइक जल्दी ही अपने आप को संभालता है और बस्टर को नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी अचानक से बस्टर खड़ा होता है और माइक के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे माइक वहीं ढेर हो जाता है और बस्टर इस मैच को जीत जाता है। माइक की हार को देख कर के किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि माइक ने अपनी जिंदगी में पहली बार मैच हारा था और इस हार की वजह से माइक से उसका हैवीवेट चैंपियन टाइटल भी छीन लिया जाता है। फिर हम रेस्ट रूम में माइक को देखते हैं जो अपनी हार की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में बैठा हुआ था। वहीं डॉन बॉक्सिंग कंपनी को फोर्स कर रहा था कि वो माइक को विनर घोषित करे। यहाँ पर डॉन माइक को हिम्मत दिलाते हुए कहता है कि वो इस मैच को जीत चुका है, लेकिन माइक तो सच्चाई जानता था। इसके बाद माइक न्यूयॉर्क जाकर के कैमिली से मिलता है, जहाँ पर वो कस के साथ बिताए हुए दिनों को याद करते हुए आपस में बात करते हैं। इसके बाद हमें एक साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम माइक को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बेस्ट अमेरिकन ब्लैक विजन देखने के लिए इंडियानापोलिस जाता है। यहाँ पर वो उन लड़कियों से मिलता है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। तभी यहाँ पर माइक डेजरी नाम की एक लड़की को देखता है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। फिर रात को वो डेजरी को कॉल करके अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है। डेजरी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात को माइक उसे पिकअप करता है और कहता है कि मैं तुम्हें फेमस सेलिब्रिटी से भी मिलवाऊंगा, लेकिन माइक डेजरी को पार्टी में ले जाने की बजाय अपने होटल में ले जाता है और उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि यहाँ पर हम सिर्फ अपने बॉडीगार्ड को पिकअप करने के लिए आए हैं। फिर माइक डेजरी को अपने रूम में ले जाता है। अब यहाँ से कहानी 1991 की बताई जाती है। यहाँ पर हम माइक को देखते हैं जिसने 18 साल की डेजरी के साथ मारपीट और उसका रेप करने की कोशिश की थी। इस वजह से कोर्ट ने उसे 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा केविन ने भी माइक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया था और इसके अलावा 1989 में ही माइक और रॉबिन का तलाक हो चुका था। फिर मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि सन 1995 में माइक को जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद माइक ने अनाउंस कर दिया था कि वो फिर से अपने बॉक्सिंग कैरियर की शुरुआत करेगा। वहीं इंश्योरेंस कंपनी ने डॉन पर भी फ्रॉड का केस लगा दिया था, लेकिन वो अभी भी बॉक्सिंग प्रमोटर का काम कर रहा था। और इसी सीन के साथ एक खतरनाक और फेमस बॉक्सर टाइसन की बायोग्राफी पर बनाई हुई ये फिल्म टाइसन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।